उच्च शिक्षित 29 वर्षीय राधिका प्रदीप ऐसी शातिर युवती है जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की राष्ट्रीय सलाहकार बताती थी। अपना रुतबा दिखाकर उसने पति राजू के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपए इतनी आसानी से ठग लिए कि कोर्ट के नोटिस के बाद सतारा, महाराष्ट्र पुलिस सक्रिय हुई और राधिका और उसके पति सुनील के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 82 लाख रुपए की ठगी करने की 3 शिकायतें मिलने के बाद 19 जून 2024 को रात करीब 11 बजे सतारा पुलिस 29 वर्षीय राधिका प्रदीप और उसके पति 32 वर्षीय राजू के घर पहुंची। राधिका के बारे में आसपास रहने वाले लोग जानते थे कि वो पीएमओ में अधिकारी है, जहां वह प्रधानमंत्री से सीधे बात करती है, वहीं गृहमंत्री के इतने करीब है कि वह उन्हें अंकल कहती है। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो जो बात पता चली, उससे सभी हैरान रह गए। बात ही कुछ ऐसी थी। पता चला कि राधिका पीएमओ में कोई अफसर नहीं, बल्कि एक जालसाज है। अब तक वह अपने पति के साथ मिलकर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी किरण पटेल नाम के ठग ने अपने आप को आईएएस अफसर बताते हुए पीएमओ से जुड़ा होने की बात कही और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन पर खूब रौब जमाया था। लेकिन आखिर में उसकी हनक धरी की धरी रह गई। वह पुलिस द्वारा धरा गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं संजय शेरपुरिया नाम के एक शातिर ठग ने लोगों से पीएमओ से जुड़ा होने की बात कहकर कारोबारियों, बैंकों व अन्य से करोड़ों रुपए की ठगी की। लेकिन बाद में उसे भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 11 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के एक मराठी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर छपी थी। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली एक युवा महिला राधिका प्रदीप को पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपना राष्ट्रीय सलाहकार मनोनीत किया है। राधिका प्रदीप अब सीधे प्रधानमंत्री से बात करके उनके साथ सलाह मशविरा कर सकती है। कुछ देर बाद एक मराठी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। इसमें दावा किया गया था कि 24 साल की राधिका प्रदीप सीधे अनिल को रिपोर्ट करेगी। चैनल के एक रिपोर्टर ने राधिका का इंटरव्यू भी लिया। अपने साक्षात्कार में राधिका ने बताया, पीएमओ में नियुक्ति के बाद मैंने सतारा के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अनिल पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों से भी संवाद किया। राधिका ने बताया, मैं पीएमओ से जुड़कर ग्रामीण विकास विभाग में काम करूंगी। साक्षात्कार में राधिका ने ये भी बताया कि उसने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक कॉम्पिटिशन जीता है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड भी मिला है। उसके बनाए स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश के 3 गांवों में काम हुआ है। उसने बताया कि मैं पीएमओ से जुड़कर अलग-अलग फील्ड की स्कीम के बारे में केंद्र सरकार को सलाह दूंगी। राधिका ने दावा किया कि एमपीएससी का एग्जाम पास कर उसे डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति मिली थी। बाद में उसे पीएमओ से अटैच किया गया। राधिका से पहला इंटरव्यू पत्रकार विनय कदम परिवर्तित नाम ने लिया था। राधिका ने क्यों किया होटल पर कब्जा? होटल व्यवसायी फिलिप भंबल ने दिसंबर 2022 में सतारा पुलिस में राधिका और सुनील के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि राधिका और सुनील पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पीएमओ में नियुक्ति के दस्तावेज और उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और लोकसभा सचिवालय के टेंडर दिखाकर धोखा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी बात को बल देते हुए फिलिप ने अपनी शिकायत के साथ दस्तावेजों की प्रति भी संलग्न की थी। इस शिकायत की जांच करने के बाद सतारा सिटी पुलिस स्टेशन में 4 जनवरी 2023 को भादमवी की धारा 170 लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए दस्तावेजों का उपयोग करना के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इससे पहले भी 9 दिसंबर 2020 को फिलिप भंबल ने सतारा में राधिका और सुनील के खिलाफ भादमवी की धारा 380, 427, 454, 411 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
व्यवसाय फिलिप ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि परिचित होने के कारण उसने राधिका और सुनील को अपना होटल किराए पर दिया था, लेकिन उन लोगों ने होटल को गैरकानूनी गतिविधियों का अड्डा बना लिया और खाली करने से इनकार कर दिया। शुरू हो गई राधिका के बैंक अकाउंट की भी जांच। फिलिप के अनुसार जब उसे इस बात की जानकारी हुई कि राधिका और सुनील लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उसने जिला कलेक्टर, सतारा पुलिस और पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई थी। तारा सिटी थाने के इंस्पेक्टर बी मस्के ने बताया कि अब तक 3 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने 82 लाख रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ की है। इंस्पेक्टर मस्के के अनुसार आगे की जांच के बाद एफआईआर में भादमवी की धारा 420, 465, 468 और 471 को जोड़ा गया। दोनों की संलिप्तता की जांच के साथ ही पीएमओ से बात की गई। इसके साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की जांच भी शुरू कर दी। 17 जून 2024 को पुणे के एक व्यवसायी गोरख मराल ने राधिका और उसके पति सुनील के खिलाफ पुणे शहर के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मराल ने दोनों पर सरकारी टेंडर दिलाने के बदले 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। मराल ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने दिसंबर 2019 और मार्च 2022 के बीच 50 लाख रुपए के बदले व्हाट्सएप पर उसके साथ टेंडर डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे। व्यवसाय से राधिका और सुनील कई बार काउंसिल हॉल और पुणे के कई स्थानों पर मिले भी थे। सुनील ने उससे राधिका की तारीफ में छपी ऑनलाइन रिपोर्ट दिखाकर और उनके साथ कई दस्तावेज साझा कर उसका विश्वास हासिल किया। मराल ने बताया, 20 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप पर एक लेटर साझा किया, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर थे। इस लेटर में राधिका की पीएम के राष्ट्रीय सलाहकार और भारत के काउंसलर के रूप में नियुक्ति का उल्लेख था। क्यों भेजते थे राष्ट्रपति भवन के फर्जी लेटर? राधिका के पति सुनील ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विदेशी खुफिया एजेंसी के साथ संबंध होने का दावा किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उसे जारी किया गया एक हथियार लाइसेंस भी साझा किया। सतारा पुलिस ने उन दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है जो आरोपी ने व्यवसाय के साथ साझा किए थे। दोनों शातिर ऐसे घूमते थे जैसे कि वे सरकार में वीआईपी हो। पीएमओ और राष्ट्रपति भवन के फर्जी लेटर लोगों को भेजते थे। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम लेते थे। वहीं फर्जी टेंडर डॉक्यूमेंट्स भेजकर लोगों को फंसाते थे। ये अलग-अलग राज्यों के टेंडर होते थे। मोदी व शाह से बात करने का नाटक करते थे। मीडिया रिपोर्टों ने भी उनके झूठे दावों को सही साबित करने में मदद की। दोनों के फर्जीवाड़े के बारे में गोरख मराल ने पुलिस को बताया था, लेकिन लिखित शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 9 सितंबर 2020 को गोरख मराल ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने राधिका को सही मानते हुए उल्टा गोरख मराल व फिलिप भंबल के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज कर दिया। गोरख मराल परेशान हो गया। उसे न्याय नहीं मिल रहा था। इस पर वह वर्ष 2023 में हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने पीएमओ, कलेक्टर और सतारा पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट के आदेश पर सतारा पुलिस हरकत में आ गई और राधिका प्रदीपव उसके पति राजू की तलाश शुरू कर दी। फिर पुलिस ने दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 20 जून 2024 को दोनों को सतारा पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि फिलिप भंबले और राजुए की कॉलेज में पढ़ते थे। इसके चलते दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुनील को शराब की लत थी। वर्ष 2017 में फिलिप ने उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया था। इसके बाद सुनील ने फिलिप को राधिका से मिलवाया था। सुनील ने कहा था कि राधिका पीएमओ में अधिकारी है। सुनील ने 6 मई 2018 को सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें बताया था कि यह फोटो राधिका की ज्वाइनिंग वाले दिन की है। कैसे हुई राधिका और सुनील की शादी? तीनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे।
राधिका और सुनील का फिलिप के होटल में आना जाना भी रहता था। सुनील और राधिका के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 2020 में फिलिप ने दोनों की शादी महाबलेश्वर के एक मंदिर में करवा दी। चूंकि फिलिप राधिका को बहन मानने लगा था, इसके चलते उसने राधिका का कन्यादान भी किया था। मजे की बात यह है कि पकड़े जाने पर राधिका सुनील को अपना केवल दोस्त ही बताती थी, जबकि फिलिप के पास उनकी शादी के फोटो भी हैं। एक दिन राधिका और सुनील ने फिलिप से कहा कि वह अपना होटल उन्हें लीज पर दे दे। इस पर फिलिप ने दोनों को अपना होटल दे दिया, क्योंकि वह राधिका को अपने परिवार के मेंबर की तरह ही मानता था। होटल को सुनील और राधिका ने कुछ ही दिनों में अपराधियों का अड्डा बना दिया। जहां होटल में पहले रोजाना की आमदनी 70,000 रुपए होती थी, वहीं वह घटकर मात्र 5,000 रुपए रह गई। ये देखकर फिलिप ने उनसे होटल वापस मांगा तो होटल से कब्जा छोड़ने को मना कर दिया। इतना ही नहीं, विवाद बने पर उन दोनों ने मिलकर फिलिप के साथ मारपीट की। ठगों ने दर्ज कराया झूठा मामला। इसके बाद दोनों ने मिलकर होटल को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। गोरख मराल ने राधिका और सुनील दोनों पर भरोसा किया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत उस समय सच साबित हुई, जब सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर मराल द्वारा दिया गया अपना पैसा वापस मांगने तथा स्थानीय होटल व्यवसाय फिलिप द्वारा अपना होटल वापस करने की कहने पर उल्टा 10 जनवरी 2023 को सतारा सिटी पुलिस स्टेशन में राधिका ने जबरन वसूली का झूठा मामला दर्ज करा दिया। राधिका ने मराल और स्थानीय होटल व्यवसाय फिलिप भंबल सहित 2 अन्य पर 50 लाख रुपए की मांग करने और उनके बीच विवाद के बाद जबरन 50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया था। हालांकि इस रिपोर्ट में राधिका ने अपनी पीएमओ में नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं किया था। इतना जरूर कहा गया था कि उसके पास समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री है। राधिका व सुनील की गिरफ्तारी के बाद एसपी सतारा समीर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि राधिका और सुनील सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। दोनों के खिलाफ भादमवी की धारा 420 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना, 471 जाली दस्तावेजों का धोखाधड़ी से इस्तेमाल में एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू हो गई। एसपी ने बताया कि हम क्राइम में राधिका और सुनील के शामिल होने की जांच कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए पीएमओ से संपर्क किया है। आरोपियों के बैंक खातों की जांच भी की जा रही है। पीड़ित 49 वर्षीय गोरख मराल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है। राधिका और सुनील ने सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे 50 लाख रुपए मांगे। मराल ने बताया कि दिसंबर 2019 से मार्च 2022 के बीच कैश और ऑनलाइन रुपए दे दिए गए। इसके बाद राधिका व सुनील ने व्हाट्सएप पर उन्हें टेंडर डॉक्यूमेंट शेयर किया। 40 से ज्यादा लोगों से ऐसे की ठगी। राधिका का पहला इंटरव्यू पत्रकार विनय कदम ने लिया था। ये पत्रकार बताते हैं, राधिका के पीएमओ का सलाहकार बनने की खबर कई अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। राधिका के घर पहुंचने वाला वह पहला पत्रकार था। राधिका अपने इंटरव्यू में इतनी आत्मविश्वास से भरपूर थी कि पत्रकार को लगा ही नहीं कि वह झूठ बोल रही है। विनय के अनुसार राधिका ने जिन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है, वे उसका 6 साल पुराना इंटरव्यू देखकर मुझसे संपर्क कर रहे हैं। इस हिसाब से एक अनुमान के अनुसार राधिका और सुनील ने 40 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। करोड़ों की लग्जरी कारें हैं राधिका के पास। सतारा के वरिष्ठ पत्रकार विजय मांडके ने बताया कि राधिका पवार ने सतारा के प्रसिद्ध निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। उसकी इंग्लिश अच्छी है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अधिकारी बने, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद राधिका एमपीएससी की तैयारी करने लगी, लेकिन वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकी। राधिका ने अपने माता पिता को भी स्वयं के अधिकारी बनने और प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार नियुक्त होने का फर्जी लेटर दिखाया था। इसके बाद प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आने के बाद सभी को राधिका की बात पर पूरा भरोसा भी हो गया था।
राधिका की मां एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जबकि पिता जल आपूर्ति विभाग में कार्यरत हैं। राधिका ने राजू से प्रेम विवाह किया था। सुनील आदतन अपराधी है। दोनों पर टेंडर दिलवाने व सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। ठगी का शिकार हुए लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पीएमओ का नाम सुनकर पुलिस से शिकायत करने से बचते रहे। राधिका और उसके पति सुनील को लग्जरी कारों का शौक है। उनके पास रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू और पोर्श जैसी महंगी कारें हैं। इसके साथ ही उनके पास 27 लाख रुपए की एक बाइक भी है। फरेब का खेल खेल रहे राधिका और सुनील दोनों वीआईपी की तरह घूमते थे। सुनील के पास वीवीआईपी बैज और फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी था। फरेब का ये खेल महाराष्ट्र के पूना में खेला गया। लोगों के लालच की वजह से धोखेबाज व जालसाज ये बंटी और बबली 82 लाख की ठगी करने में सफल हो गए। लोगों को पहले इनके बारे में सही तथ्य जुटा लेने चाहिए थे कि जिस कार्यालय से वे जुड़ा होने का दावा करते हैं वास्तव में उससे जुड़े हैं या नहीं। जागरूक बनकर ही ऐसे ठगों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। फरेबी किरण याद आ गया। ठगी की दुनिया में जब भी चर्चा होती है तो अब तक सबसे पहला नाम नटवरलाल का आता था। लेकिन ये बात पुरानी हो गई, क्योंकि अब जो ठगी होती है उसमें नटवरलाल पीछे रह जाता है। पिछले साल यानी 2023 में किरण पटेल नाम का एक फंदेबाज पीएमओ का बड़ा अधिकारी बनकर दिल्ली से कश्मीर तक सैकड़ों अधिकारियों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करता रहा। जब 16 मार्च की रात को सोशल मीडिया पर उसका सच सामने आया तो दिल्ली में हड़कंप मच गया था। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बताकर किरण पटेल ने कश्मीर जाकर Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी ले ली। वीआईपी गाड़ी, सुरक्षा के लिए जैमर तथा साथ में सुरक्षा बल की 2 गाड़ियां। ये था ठग किरण पटेल का काफिला। बताते चले कि किरण पटेल ने अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक खुद को पीएमओ का फर्जी अफसर बताकर जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ गोपनीय मीटिंगें की। किरण पटेल गुजरात में अहमदाबाद के दसक्रोई तहसील के नाज गांव का निवासी है। 1 साल पहले उसने अहमदाबाद के पौष इलाके सिंधु भवन के पास नया बंगला खरीदा। उसके भारतीय जनता पार्टी व मीडियाकर्मियों से अच्छे संबंध थे। भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी अक्सर दिखाई दे जाती थीं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल वह अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करता था। वह अक्सर बीजेपी पार्टी कार्यालय में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो वहां पर भी दिखाई देता था। वह लग्जरी कारों का शौकीन है। कश्मीर पहुंचकर उसने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताकर कुछ अधिकारियों से संपर्क किया और सुरक्षा हासिल कर ली थी। अधिकारियों को फटकारने व 1 माह में 4 बार कश्मीर आने पर उस पर शक हुआ। जांच हुई तो पता चला कि वह फर्जी है। वह श्रीनगर के 5 स्टार होटल ललित के कमरा नंबर 1107 में ठहरा था। वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। भारत के सबसे सुरक्षा वाले राज्य में ये ठग सभी की आंखों में धूल झोंकता रहा और Z+ की सुरक्षा तक प्राप्त कर ली। संजय शेरपुरिया ने ठगे 12 करोड़। गाजीपुर के शेरपुर का निवासी प्रमोद शेरपुरिया खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का अफसर बताता था। उसने वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं से नजदीकी का दावा कर कई लोगों को धोखा देकर उनसे मोटी रकम ठगी। पुलिस ने जालसाजी के आरोप में पिछले साल उसे गिरफ्तार किया था। लखनऊ पुलिस द्वारा की गई प्राथमिकी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी संजय शेरपुरिया के खिलाफ धनशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पिछले साल 28 जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष लखनऊ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने 42 स्थानों पर छापे मारे थे। इनमें प्रमुख रूप से नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजीपुर, फरीदाबाद, पुणे, गांधीधाम आदि शामिल हैं। इसके कुछ महीने बाद महाठग संजय को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विभूति खंड से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया।
संजय ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़ा हुआ बताकर झूठे वायदे करते हुए चुनाव में टिकट दिलवाने, अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग कराने, काले धन को सफेद धन में बदलने के नाम पर बिंदु फैशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार मल्होत्रा से 1 करोड़, मेटा डिजाइन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील चंद गोयल से 51.50 लाख की ठगी की थी। संजय शेरपुरिया ने ईडी की कार्रवाई को मैनेज कराने के लिए कारोबारी गौरव डालमिया की कंपनी से 6 करोड़ रुपए लिए थे, जो संजय के एनजीओ के खाते में आए थे। वह बैंक को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाने में पीछे नहीं रहा। वह ठगी भी हाईटेक तरीके से करता था। उसने दिल्ली में जहां आवास बनाया था, वहां लगे वाईफाई का नाम पीएम आवास लिख रखा था। अधिकतर लोगों को वह यही बताता था कि वह पीएमओ से संबंधित काम देखता है। यह आवास इसीलिए मिला है। संजय पर आरोप ये भी है कि वह एनजीओ में डोनेशन के नाम पर करोड़ों का घपला करता था। अलग-अलग आईडी कार्ड देकर ठगी करता था ताकि उसकी वास्तविक पहचान उजागर न हो सके। भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर वह सोशल मीडिया पर खुद की ब्रांडिंग करता था। इससे लोग इस महाठग के मायाजाल में फंस जाते थे। ये काल्पनिक कहानी पर आधारित है।